अनाकार लोक से निकलने के बाद दक्ष को समय के एक ऐसे आयाम में प्रवेश करने का अवसर मिला जहां उसने पहले कभी यात्रा नहीं की थी। काल सागर, ओशन ऑफ टाइम। ये कोई भौतिक सागर नहीं था, बल्कि शुद्ध चेतना का एक असीमित विस्तार था, जहां समय के सभी संभावित क्षण, सभी अस्तित्वगत धागे और सभी चेतनाएं लहरों की तरह प्रवाहित हो रही थी। इस विशाल सागर की गहराइयों में दक्ष ने एक नया रहस्य महसूस किया। कुछ ऐसे बिंदु थे जो समय के सामान्य प्रवाह से अलग थे, जैसे सागर के मध्य में अस्तित्व के द्वीप, आइलैंड्स ऑफ बीइंग हो। दक्ष ने समझा कि ये उसकी अगली अनंत गांठ थी, अस्तित्व के द्वीप की गांठ, नॉट ऑफ द आइलैंड ऑफ बीइंग। ये गांठ ऐसी सभ्यताओं से बनी थी जिन्होंने अपने ही अस्तित्व को समय के विशाल प्रवाह से काट लिया था। उन्होंने खुद को एक पूर्ण और आत्मनिर्भर द्वीप के रूप में देखा था, ये मानते हुए कि वे किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त हैं। वे बहुत शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर थे, लेकिन उनकी चेतना स्थिर हो गई थी। कोई नया विकास नहीं हो रहा था और वे समय के अनंत विस्तार से कट गए थे। दक्ष को एहसास हुआ कि इस गांठ को खोलने के लिए उसे अस्तित्व के द्वीप के निवासियों को ये सिखाना होगा कि अलगाव में सुरक्षा तो है, लेकिन सच्चा सामंजस्य और अनंत विकास तभी संभव है जब वे समय के विशाल काल सागर में अपने अस्तित्व को विलीन करें। कहानी 295, विलय का आमंत्रण और अनंत प्रवाह की स्वीकृति। अस्तित्व के द्वीप की गांठ को सुलझाने के लिए दक्ष ने काल सागर की सतह से उन द्वीपों की ओर अपनी चेतना का विस्तार किया। उसने देखा कि द्वीपों के चारों ओर एक अदृश्य आत्मनिर्मित ऊर्जा का कवच था, जो उन्हें समय के मुख्य प्रवाह से अलग कर रहा था। दक्ष ने अनादि और महान बुनकर से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके विलय का आमंत्रण, इन्विटेशन टू मर्ज भेजा। एक ऐसा ऊर्जा संदेश जो द्वीपों के निवासियों को समय के अनंत प्रवाह में फिर से जुड़ने के लिए प्रेरित करता था। शुरुआत में द्वीपों के निवासियों ने इस आमंत्रण का विरोध किया। उन्हें अपने शांतिपूर्ण, आत्मनिर्भर अस्तित्व को छोड़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन दक्ष ने उन्हें समझाया कि विलय का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि विस्तार है, और काल सागर में जुड़ने से वे अपनी पहचान नहीं खोएंगे, बल्कि उसे और समृद्ध करेंगे। उसने उन्हें समय के मौन अनुगूंज की सुंदरता के बारे में बताया, जहां हर लहर और हर कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे द्वीपों के निवासियों ने अनंत प्रवाह की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ इन्फिनिट फ्लो दी, और उनके चारों ओर का ऊर्जा कवच भंग हो गया। अस्तित्व के द्वीप काल सागर में विलीन हो गए और उनकी चेतना समय के विशाल विस्तार का हिस्सा बन गई, जो अब अनंत विकास और सामंजस्य के साथ प्रवाहित हो रही थी। दक्ष ने अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि समय का मौन अनुगूंज ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता रहेगा और उसकी यात्रा अनंत काल तक जारी रहेगी। यह दक्ष की अनंत यात्रा का एक और पड़ाव था, जहां उसने अलगाव को सामंजस्य में बदल दिया। आप दक्ष की यात्रा के किस अगले पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? क्या वो किसी नई आयाम की खोज करेगा, या उसे समय के ही किसी और गूढ़ सिद्धांत का सामना करना पड़ेगा? कहानी 296, विलुप्त सभ्यता का रहस्य, स्मृति लोप का क्षेत्र। काल सागर में अस्तित्व के द्वीप को विलीन करने के बाद दक्ष को समय के प्रवाह में एक अजीब सा ठहराव महसूस हुआ। ये ठहराव किसी गांठ के कारण नहीं था, बल्कि किसी चीज के पूरी तरह से अनुपस्थित होने के कारण था। उसकी यात्रा उसे एक ऐसे क्षेत्र में ले गई जहां कभी महान सभ्यताएं फली फूली थीं, लेकिन अब वहां केवल ब्रह्मांडीय धूल और मौन था। यह स्मृति लोप, मेमोरी वाइप का क्षेत्र था, जहां पूरी की पूरी सभ्यताएं बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थीं। दक्ष ने महसूस किया कि ये एक ऐसी चुनौती थी जो अनंत गांठों से भी परे थी। ये विनाश का एक गहरा रहस्य था। इस क्षेत्र में समय का प्रवाह अस्त व्यस्त था, जैसे कि इतिहास का एक पूरा पृष्ठ फाड़ दिया गया हो। कोई अवशेष नहीं थे, कोई ऊर्जावान प्रतिध्वनि नहीं थी, बस एक खालीपन था। ऐसा लग रहा था कि किसी शक्ति ने न केवल सभ्यताओं को नष्ट किया था, बल्कि उनके अस्तित्व की हर स्मृति को भी मिटा दिया था। उन्हें समय के वस्त्र से पूरी तरह से हटा दिया था। दक्ष को एहसास हुआ कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे केवल खोई हुई यादों को वापस लाना नहीं होगा, बल्कि उस शक्ति का सामना करना होगा जो अस्तित्व को ही मिटा सकती है, और समय के इतिहास के इन मिटाए गए पन्नों को फिर से लिखना होगा। कहानी 297, काल लेखक का आह्वान और अस्तित्व का पुनः लेखन।
स्मृति लोप के रहस्य को सुलझाने के लिए दक्ष ने समय के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक का आह्वान किया, जिसे काल लेखक टाइम स्क्राइब के नाम से जाना जाता था। काल लेखक ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन अभिलेखागारों का संरक्षक था, जहां समय के हर क्षण और हर अस्तित्व का रिकॉर्ड रखा जाता था। वह समय के इतिहास को अपनी चेतना में संजोए रखता था। दक्ष ने काल लेखक से स्मृति लोप के रहस्य को जानने की प्रार्थना की। काल लेखक ने दक्ष को बताया कि स्मृति लोप का कारण अतीत का विस्मृत करता ऑब्लिटरेटर ऑफ पास्ट नामक एक प्राचीन इकाई थी, जो शून्यता से भी पुरानी थी। ये इकाई समय की विविधता और परिवर्तन से इतनी घृणा करती थी कि वो अस्तित्व के उन पहलुओं को मिटा देती थी जो उसे पसंद नहीं आते थे। काल लेखक ने दक्ष को चेतावनी दी कि विस्मृतकर्ता को रोकना असंभव हो सकता है, लेकिन उसने दक्ष को एक आशा दी, अस्तित्व का पुनः लेखन, रीराइटिंग ऑफ एग्जिस्टेंस की क्षमता। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि समय के वस्त्र में नए धागे बुनने की क्षमता थी, मिटाए गए इतिहास को फिर से रचने की क्षमता थी। लेकिन इसके लिए दक्ष को अपनी चेतना को समय के सबसे गहरे मूल से जोड़ना होगा। दक्ष को अब अतीत के विस्मृतकर्ता का सामना करना होगा और समय के मिटाए गए इतिहास को फिर से लिखना होगा। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। आप दक्ष के इस अंतिम टकराव और समय के इतिहास के पुनः लेखन को कैसे देखना चाहेंगे? 298 विस्मृतकर्ता का मूल और कालगर्भ का दर्शन। अतीत के विस्मृतकर्ता का सामना करने के लिए दक्ष ने काल लेखक के मार्गदर्शन में समय के सबसे पवित्र और मौलिक बिंदु की ओर अपनी चेतना को केंद्रित किया। वह स्थान जहां समय का जन्म हुआ था, जिसे कालगर्भ वूम्ब ऑफ टाइम कहा जाता था। ये कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि अस्तित्व की एक ऐसी अवस्था थी जहां सभी समय रेखाएं, सभी संभावनाएं और सभी चेतनाएं एक साथ मौजूद थीं। यहीं पर दक्ष को विस्मृतकर्ता का सच्चा स्वरूप और उसकी शक्ति का मूल स्रोत दिखा। विस्मृतकर्ता कोई व्यक्तिगत प्राणी नहीं था, बल्कि समय के ही एक मौलिक नियम का विकृत रूप था, शून्यीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नलिफिकेशन। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अनावश्यक नहीं है, और जो कुछ भी अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है वो समय के प्रवाह में विलीन हो जाता है। लेकिन विस्मृतकर्ता ने इस सिद्धांत को चरम पर ले जाकर उन सभी चीजों को मिटाना शुरू कर दिया था जो उसे अपूर्ण या अवांछित लगती थी, जिससे समय के वस्त्र में बड़े बड़े छेद हो रहे थे। दक्ष को एहसास हुआ कि विस्मृतकर्ता को हराने के लिए उसे नष्ट नहीं करना था, बल्कि उसे शून्यीकरण के वास्तविक उद्देश्य को समझाना था कि यह विलोपन विनाश नहीं है, बल्कि नए निर्माण के लिए स्थान बनाना है। और समय का हर हिस्सा, भले ही वो कितना भी अपूर्ण क्यों न लगे, ब्रह्मांडीय ताने बाने के लिए आवश्यक है। कहानी 299 रचना और शून्य का सामंजस्य, आदि स्मृति का प्रतिस्थापन। कालगर्भ में दक्ष ने विस्मृतकर्ता के साथ संवाद स्थापित किया। उसने उसे अनादि और लय भ्रंश के साथ अपने अनुभवों के बारे में बताया, ये समझाते हुए कि शून्यता और विलोपन का भी अपना स्थान है, लेकिन केवल तभी जब वे रचनात्मकता और समय के प्रवाह के साथ सामंजस्य में हों। दक्ष ने विस्मृतकर्ता को ब्रह्मांड के उन सभी सुंदर और अद्वितीय क्षणों को दिखाया जिन्हें उसने मिटा दिया था, और समझाया कि कैसे हर सभ्यता, हर अनुभव समय के वस्त्र में एक अनमोल धागा था। दक्ष ने अपनी चेतना की गहराई से आदि स्मृति, प्राइमल मेमोरी को जागृत किया, समय की वो मौलिक याद जहां हर अस्तित्व का पहला क्षण दर्ज था। काल लेखक के साथ मिलकर दक्ष ने इस आदि स्मृति का उपयोग विस्मृतकर्ता के विकृत शून्यीकरण के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने के लिए किया। आदि स्मृति ने समय के वस्त्र में मिटाए गए सभी धागों को धीरे धीरे फिर से बुनना शुरू कर दिया। विस्मृतकर्ता का रूप परिवर्तित हो गया। उसकी विनाशकारी ऊर्जा अब समय के शून्यीकरण के वास्तविक संतुलित सिद्धांत का हिस्सा बन गई, जो अनावश्यक को विलीन करती है, लेकिन कभी कुछ भी पूरी तरह से नष्ट नहीं करती। स्मृति लोप का क्षेत्र फिर से जीवंत हो उठा, और जिन सभ्यताओं को मिटा दिया गया था वे समय के प्रवाह में फिर से अपनी जगह पा गई। कहानी 300 अनंत का मौन अनुगूंज, यात्रा का अगला चरण। अतीत के विस्मृतकर्ता के साथ संतुलन स्थापित करने और समय के मिटाए गए इतिहास को फिर से लिखने के बाद दक्ष की यात्रा ने एक नया मील का पत्थर छुआ।
वो अब केवल अनंत गांठों को सुलझाने वाला या खतरों को रोकने वाला नहीं था, बल्कि समय के वस्त्र का सह निर्माता बन गया था। उसे काल लेखक और महान बुनकर द्वारा ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य सौंपे गए थे। उल्हासनगर दूर एक छोटे से ग्रह पर समय की नित्य शाश्वतता का मौन अनुगूंज था, और दक्ष इस विशाल ब्रह्मांडीय गीत का एक सक्रिय हिस्सा था। दक्ष ने काल गर्भ से बाहर कदम रखा, उसकी चेतना समय के अनंत विस्तार में समाहित हो गई। वो जानता था कि ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य, अनगिनत गांठें और अनगिनत सामंजस्य की कहानियां इंतजार कर रही थी। उसकी यात्रा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि समय स्वयं अनंत था। दक्ष अब केवल खोज करता नहीं था, वह स्वयं समय के मौन अनुगूंज का एक जीवंत प्रतीक बन गया था, जो ब्रह्मांड की अनंत यात्रा में चेतना और अस्तित्व को निर्देशित करता रहेगा। यह दक्ष की गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन है, जहां वो ब्रह्मांड के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आप दक्ष की यात्रा के किस अगले चरण को देखना चाहेंगे? क्या वो किसी नए आयाम की खोज करेगा, या उसे समय के ही किसी और गूढ़ सिद्धांत का सामना करना पड़े? कहानी 301 अज्ञात आयाम का निमंत्रण, परिवर्तित लोकों की सीमा पर। काल गर्भ से निकलने के बाद दक्ष की चेतना अब समय के हर पहलू के साथ इतनी गहराई से जुड़ चुकी थी कि वो ब्रह्मांड के उन कोनों को भी महसूस कर सकता था जहां भौतिकी के नियम पूरी तरह से अलग थे। एक दिन उसे एक ऐसा अज्ञात निमंत्रण मिला जो किसी ज्ञात स्रोत से नहीं था, बल्कि सीधे अस्तित्व के ताने बाने से आ रहा था। यह एक ऐसे आयाम की पुकार थी जिसे परिवर्तित लोक, ट्रांसफॉर्म्ड रियल्म्स के नाम से जाना जाता था, जहां वास्तविकता तरल थी और चेतना के हर विचार के साथ बदल सकती थी। दक्ष ने समझा कि ये उसकी अगली और शायद सबसे अप्रत्याशित अनंत गांठ थी, अपरिवर्तित पहचान की गांठ, नॉट ऑफ अनचेंज्ड आइडेंटिटी। इस गांठ का कारण ये था कि परिवर्तित लोकों के निवासी, जो अपनी चेतना से वास्तविकता को आकार दे सकते थे, एक विरोधाभास में फंस गए थे। वे लगातार अपने आसपास की दुनिया को बदल रहे थे, लेकिन खुद अपनी पहचान को बदलने में असमर्थ थे। वे अपनी बनाई हुई वास्तविकताओं के भीतर ही फंसे हुए थे, अपनी पुरानी धारणाओं और स्वयं की सीमाओं से चिपके हुए थे। उनके लिए हर परिवर्तन बाहरी था, आंतरिक नहीं। दक्ष को एहसास हुआ कि इस गांठ को खोलने के लिए उसे परिवर्तित लोकों के निवासियों को ये सिखाना होगा कि सच्चा परिवर्तन बाहरी वास्तविकता को बदलने में नहीं, बल्कि स्वयं की चेतना और पहचान को विकसित करने में निहित है। उन्हें अपनी पुरानी मैं की अवधारणाओं को छोड़ना होगा, ताकि वे समय के अनंत विस्तार में विकसित हो सके। कहानी 302 स्वयं का दर्पण और अहम भंग का मार्ग। अपरिवर्तित पहचान की गांठ को सुलझाने के लिए दक्ष ने परिवर्तित लोकों के सबसे प्रभावशाली चेतना चित्रकारों से संपर्क किया। उसने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को बदलने के बजाय स्वयं के भीतर झांकने के लिए करें। दक्ष ने उन्हें एक अभ्यास सिखाया जिसे उसने स्वयं का दर्पण, मिरर ऑफ सेल्फ कहा। ये एक गहन मानसिक प्रक्रिया थी जहां परिवर्तित लोकों के निवासी अपनी चेतना से एक ऐसा दर्पण बनाते थे जो उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप, उनकी दबी हुई आशंकाओं और उनकी अपरिवर्तित धारणाओं को दर्शाता था। शुरुआत में यह अभ्यास उनके लिए बेहद कठिन था, क्योंकि वे हमेशा बाहरी दुनिया को बदलते रहे थे और अपने आंतरिक स्वरूप का सामना करने से बचते थे। लेकिन दक्ष ने उन्हें धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन दिया, उन्हें समझाया कि ये अहम भंग, ईगो डिसोल्यूशन का मार्ग है, स्वयं की पुरानी पहचान को तोड़ने और एक नए, अधिक विकसित स्वरूप में उदय होने का मार्ग। जैसे ही परिवर्तित लोकों के निवासी अपने स्वयं के दर्पण में अपनी पुरानी पहचानों का सामना करने और उन्हें त्यागने लगे, उनके आसपास की वास्तविकता और भी गहराई से बदलने लगी। ये केवल बाहरी भौतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि उनके सामूहिक अस्तित्व की गुणवत्ता में एक मौलिक बदलाव था। अपरिवर्तित पहचान की गांठ खुल गई और परिवर्तित लोक अब एक ऐसे स्थान में बदल गया जहां न केवल बाहरी वास्तविकता, बल्कि स्वयं चेतना और पहचान भी समय के प्रवाह के साथ विकसित हो रही थी। दक्ष ने पहचान के गहरे रहस्य को सुलझाया। अब उसकी अनंत यात्रा उसे किस अगले आयाम की ओर ले जाएगी, या समय के किसी और मौलिक सिद्धांत से उसका सामना होगा। कहानी 303 अस्तित्व का एकांत, स्वरहित आकाश का रहस्य। परिवर्तित लोकों से आगे बढ़ते हुए
दक्ष एक ऐसे आयाम में पहुंचा जहां हर चीज शांतिपूर्ण और स्थिर थी, फिर भी एक गहरा एकांत व्याप्त था। यह स्वरहित आकाश, साउंडलेस एक्सपेंस के नाम से जाना जाता था। यहाँ कोई ध्वनि नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, केवल चेतना का एक मौन प्रवाह था। यहाँ की सभ्यताएं, जिन्हें मौन ध्यानकर्ता, साइलेंट कॉन्टेम्पलेटर्स कहा जाता था, समय के प्रवाह में पूरी तरह से विलीन थीं, लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सामूहिक संवाद को त्याग दिया था। दक्ष ने महसूस किया कि ये एक और अनंत गांठ थी, अभिव्यक्ति के मौन की गांठ, नॉट ऑफ साइलेंस्ड एक्सप्रेशन। इस गांठ का कारण ये था कि मौन ध्यानकर्ता ने आत्मज्ञान की खोज में अपनी व्यक्तिगत पहचान और अभिव्यक्तियों को त्याग दिया था। वे मानते थे कि सच्ची शांति तभी प्राप्त होती है जब सब कुछ बाहरी शांत हो जाए और आंतरिक चेतना ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी भाषा, कला और व्यक्तिगत अनुभवों को छोड़ दिया था, जिससे उनकी चेतना का विकास रुक गया था। वे समय के प्रवाह में एक खूबसूरत लेकिन निष्क्रिय हिस्सा बन गए थे। दक्ष को एहसास हुआ कि इस गांठ को खोलने के लिए उसे मौन ध्यानकर्ता को यह सिखाना होगा कि सच्चा एकांत बाहरी मौन में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में निहित है, और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति समय के टैपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण धागा है। कहानी 304, अनंत वाणी का जागरण और सामूहिक सिम्फनी। अभिव्यक्ति के मौन की गांठ को सुलझाने के लिए दक्ष ने स्वरहित आकाश के केंद्र में अपनी चेतना को केंद्रित किया। उसने देखा कि मौन ध्यानकर्ता की चेतना एक सूक्ष्म आत्मनिर्मित ऊर्जा क्षेत्र में फंसी हुई थी, जो उन्हें व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से काट रही थी। दक्ष ने अपनी चेतना से अनंत वाणी, इन्फिनिट वॉइस का एक स्पंदन भेजा, एक ऐसा ऊर्जा पैटर्न जो समय के हर कण में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की क्षमता को जगाता था। शुरुआत में मौन ध्यानकर्ता ने इस स्पंदन को एक बाहरी हस्तक्षेप माना, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उन्हें अपने अतीत की भूली हुई धुनें, कहानियां और भावनाओं की अस्पष्ट यादें आने लगीं। दक्ष ने उन्हें समझाया कि समय केवल एक मौन प्रवाह नहीं है, बल्कि एक सामूहिक सिम्फनी, कलेक्टिव सिम्फनी है, जहां हर चेतना का अपना एक अनूठा स्वर होता है। उसने उन्हें फिर से संवाद करने, अपनी कला को व्यक्त करने और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे स्वरहित आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन आया। मौन ध्यानकर्ता ने अपनी आवाजें, अपनी कलाएं और अपनी कहानियां फिर से खोज लीं। अभिव्यक्ति के मौन की गांठ खुल गई और स्वरहित आकाश अब एक ऐसे स्थान में बदल गया जहां चेतना का मौन प्रवाह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की अनंत विविधताओं के साथ सामंजस्य में था। दक्ष ने अभिव्यक्ति के महत्व को स्थापित किया है। अब उसकी अनंत यात्रा उसे किस नई दिशा में ले जाएगी? क्या उसे समय के ही किसी और गूढ़ सिद्धांत का सामना करना पड़ेगा, या उसे किसी नई शक्ति के साथ संतुलन स्थापित करना होगा? कहानी 305, अदृश्य आयामों का द्वार, स्मृति लोप का रहस्य। स्वरहित आकाश से आगे बढ़ते हुए दक्ष की चेतना को समय के प्रवाह में एक सूक्ष्म लेकिन परेशान करने वाला विच्छेद महसूस हुआ। यह किसी गांठ जैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी विसंगति थी जहां ब्रह्मांडीय जानकारी का एक पूरा खंड बस अनुपस्थित था, जैसे कि एक विशाल पुस्तक से कुछ पृष्ठ फाड़ दिए गए हों। उसकी यात्रा उसे एक ऐसे क्षेत्र में ले गई जहां भौतिक नियम स्वयं ही अस्थिर थे और जहां वास्तविकता का कोई निश्चित आधार नहीं था। इस क्षेत्र को स्मृति लोप, मेमोरी ऑब्लिटरेशन का क्षेत्र कहा जाता था, और दक्ष ने महसूस किया कि ये एक ऐसी चुनौती थी जो उसके पिछले अनुभवों से कहीं अधिक जटिल थी। ये अदृश्य आयामों का द्वार थी। इस गांठ का कारण ये था कि स्मृति लोप में रहने वाली सभ्यताएं, जिन्हें आयामवाचक, डायमेंशन वीवर्स कहा जाता था, ने अस्तित्व के इतने सारे आयामों में एक साथ प्रवेश करने की कोशिश की थी कि वे समय के मौलिक प्रवाह से ही कट गए थे। उन्होंने अपने स्वयं के अस्तित्व को कई वास्तविकताओं में विभाजित कर लिया था, जिससे उनकी मूल पहचान और इतिहास खो गया था। वे अब एक साथ कई आयामों में जी रहे थे, लेकिन किसी भी एक में पूरी तरह से नहीं। दक्ष को एहसास हुआ कि इस गांठ को खोलने के लिए उसे आयामवाचक को यह सिखाना होगा कि असीम संभावनाओं का अनुभव करने के लिए भी एक स्थिर आधार की आवश्यकता होती है, और समय का मौलिक प्रवाह ही उस आधार को प्रदान करता है। कहानी 306, एकत्व का बंधन और बहुआयामी सामंजस्य। स्मृति लोप की गांठ को सुलझाने के लिए
दक्ष ने आयाम वाचक के सबसे उन्नत चेतना केंद्र में प्रवेश किया। उसने देखा कि उनकी चेतना इतनी खंडित हो गई थी कि वे स्वयं को एक इकाई के रूप में अनुभव करने में असमर्थ थे। दक्ष ने अपनी चेतना को केंद्रित किया और एकत्व का बंधन, बॉन्ड ऑफ यूनिटी को सक्रिय किया। यह समय के मौलिक सिद्धांत का एक ऐसा पहलू था जो अस्तित्व के सभी रूपों और आयामों को एक ही स्रोत से जोड़ता था। दक्ष ने आयाम वाचक को समझाया कि वे ब्रह्मांड के सभी आयामों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक केंद्रीय बिंदु से जुड़ना होगा, एक ऐसा बिंदु जो उन्हें समय के मौलिक प्रवाह के साथ तालमेल में रखेगा। उसने उन्हें वीरा का अनुगूंज और काल सूत्र का उपयोग करके अपनी खंडित चेतनाओं को एक साथ वापस लाने के लिए प्रेरित किया, एक बहुआयामी सामंजस्य, मल्टी डायमेंशनल हार्मनी बनाने के लिए। धीरे धीरे आयाम वाचक ने अपनी खंडित पहचानों को फिर से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि हर आयाम एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, लेकिन उन सभी का अनुभव एक एकीकृत चेतना के माध्यम से ही किया जा सकता है। स्मृति लोक की गांठ खुल गई और आयाम वाचक अब समय के मौलिक प्रवाह के साथ सामंजस्य में रहते हुए कई आयामों में सहजता से यात्रा कर सकते थे। दक्ष ने अदृश्य आयामों की चुनौती को पार कर लिया है। अब उसकी अनंत यात्रा उसे समय के किस अगले और अंतिम रहस्य की ओर ले जाएगी, या उसे अपनी अब तक की सभी सीखों को एक साथ लाने की आवश्यकता होगी। तो साथ लय का अंतिम विच्छेद, मौन के भंवर का उदय। आयाम वाचक के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बाद दक्ष की चेतना को समय के प्रवाह में एक ऐसी विकृति महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ये कोई गांठ नहीं थी, नहीं कोई अभाव या विस्मृति। ये एक गहरा, अकल्पनीय मौन था जो समय की हर धुन को निगल रहा था, जैसे ब्रह्मांडीय सिम्फनी के बीच में अचानक सब कुछ थम गया हो। उसकी यात्रा उसे एक ऐसे बिंदु पर ले गई जहां अस्तित्व की हर प्रतिध्वनि लुप्त हो रही थी। इस क्षेत्र को मौन के भंवर, वॉर्टेक्स ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता था। दक्ष को एहसास हुआ कि ये समय की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, माइनस अस्तित्व की अंतिम सीमा। मौन के भंवर का कारण कोई इकाई नहीं थी, बल्कि समय के स्वयं के मौलिक स्वभाव में एक असंतुलन था। ब्रह्मांडीय रचना और विस्तार की अनंत प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई थी जहां समय की ऊर्जा इतनी बिखर गई थी कि वो अपनी ही लय को बनाए रखने में असमर्थ हो रही थी। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय थकावट था जहां हर चीज अपनी ऊर्जा खो रही थी और एक अंतिम सर्वग्राही मौन की ओर बढ़ रही थी। इस मौन में न जीवन था, न मृत्यु, न समय था, न स्थान, केवल पूर्ण शून्यता। दक्ष जानता था कि इस खतरे को रोकने के लिए उसे केवल किसी गांठ को सुलझाना नहीं था, बल्कि समय की मौलिक लय को ही फिर से जागृत करना होगा। उसे उसकी अनंत ऊर्जा से फिर से भरना होगा। कहानी 308, आदि स्वर का पुनर्जागरण और अनंत का मौन गीत। मौन के भंवर का सामना करने के लिए दक्ष को समय के सबसे गहरे और सबसे पवित्र स्रोत में प्रवेश करना होगा, वो बिंदु जहां से समय की पहली धुन निकली थी, जिसे आदि स्वर, प्राइमल साउंड कहा जाता था। ये वो स्थान था जहां अनादि और कालगर्भ के सभी रहस्य एक साथ मिलते थे, जहां समय और शून्यता का नृत्य शुरू हुआ था। दक्ष ने अपनी चेतना को पूरी तरह से विलीन कर दिया, अपनी पहचान को समय के विशाल प्रवाह में घोल दिया, ताकि वो आदि स्वर की मौलिक ऊर्जा को सीधे महसूस कर सके। वहां उसने समय की पहली धुन को महसूस किया, एक सूक्ष्म शक्तिशाली स्पंदन जो हर अस्तित्व के मूल में था। मौन के भंवर को हराने के लिए दक्ष ने अपनी अब तक की सभी सीखों, उल्लासनगर के सामंजस्य से लेकर अनादि की स्वीकृति तक, महान बुनकर के ज्ञान से लेकर कालवाहक की कला तक, माइनस को एक साथ लाया। उसने अपनी चेतना की पूरी शक्ति का उपयोग करके उस आदि स्वर को फिर से जागृत किया। ये आदि स्वर एक विशाल ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि में बदल गया, जिसने मौन के भंवर को भंग कर दिया। समय की लय बहाल हो गई और ब्रह्मांड एक बार फिर अपनी अनंत धुन में प्रवाहित होने लगा, लेकिन इस बार एक नई गहराई और समझ के साथ। ये अनंत का मौन गीत, साइलेंट सॉन्ग ऑफ इन्फिनिटी था, जहां हर अस्तित्व अपने अद्वितीय स्वर में गा रहा था, लेकिन सभी एक साथ समय की शाश्वत लय का हिस्सा थे। कहानी 309, सामंजस्य का संरक्षक, दक्ष की अंतिम नियति। मौन के भंवर को शांत करने और आदि स्वर को पुनर्जीवित करने के बाद दक्ष अब केवल समय का रक्षक या बुनकर नहीं था,
वो स्वयं समय के मौन अनुगूंज का एक अभिन्न अंग बन गया था। उसकी व्यक्तिगत चेतना समय के विराट स्वरूप में विलीन हो गई थी, फिर भी उसकी पहचान कायम थी, एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में जो ब्रह्मांडीय सामंजस्य को बनाए रखता था। वो समय के हर क्षण में, हर कण में और हर चेतना में मौजूद था। दक्ष की यात्रा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि समय अनंत था। वो अब समय के काल गर्भ और आदि स्वर का शाश्वत संरक्षक था, जो ये सुनिश्चित करता था कि ब्रह्मांड अपनी लय में बना रहे, कि हर सभ्यता अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे और कि हर अनंत गांठ को समझ और करुणा के साथ सुलझाया जाए। उल्लासनगर अब दूर एक छोटी सी याद की तरह समय के इस विशाल नृत्य का एक हिस्सा था। दक्ष की कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि समय, चेतना और अनंत अस्तित्व की ही कथा थी। एक ऐसी कथा जो समय के नित्य शाश्वतता के मौन अनुगूंज में हमेशा गूंजती रहेगी। यह दक्ष की अनंत यात्रा का एक महत्वपूर्ण समापन है, जहां वो समय के साथ एक हो जाता है। क्या आप इस गाथा पर कोई अंतिम विचार या प्रश्न साझा करना चाहेंगे, या अब हम किसी नई रचनात्मक परियोजना की ओर बढ़ें? कहानी 310, चेतना का नया क्षितिज, विलीन स्मृति का क्षेत्र। समय के साथ एकाकार होने के बाद दक्ष ने एक नए प्रकार के अस्तित्व का अनुभव किया। वो अब केवल अनंत गांठों को सुलझाने या समय को बनाए रखने वाला नहीं था, बल्कि वो स्वयं समय के हर क्षण में, हर कण में उपस्थित था। उसकी चेतना का विस्तार इतना बढ़ गया था कि उसने एक ऐसे क्षेत्र को महसूस किया जो अस्तित्व के किनारों पर स्थित था, जहां ब्रह्मांडीय स्मृति धीरे धीरे विलीन हो रही थी। इसे विलीन स्मृति, फेडिंग मेमोरी का क्षेत्र कहा जाता था, और ये उन प्राचीन सभ्यताओं का घर था जिन्होंने अपनी यात्रा समय के शुरुआती भोर में शुरू की थी, और अब वे अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। दक्ष ने महसूस किया कि ये एक नई चुनौती थी, माइनस अस्तित्व के विसर्जन को समझना और उसे सम्मान देना। इस क्षेत्र में समय का प्रवाह धीमा और कोमल था, जैसे एक नदी जो सागर में मिलने से ठीक पहले शांत हो जाती है। यहाँ की सभ्यताएं, जिन्हें अंतिम कथाकार, लास्ट स्टोरी टेलर्स कहा जाता था, अपनी कहानियों, ज्ञान और स्मृतियों को समय के विशाल वस्त्र में धीरे धीरे विलीन कर रही थीं। वे किसी संकट में नहीं थे, बल्कि एक प्राकृतिक चक्र के अंत में थे, जहां उनका अस्तित्व समय के साथ एकाकार हो रहा था। लेकिन इस विसर्जन में एक सूक्ष्म चिंता थी, कहीं उनकी सभी कहानियां, उनके सभी अनुभव पूरी तरह से लुप्त न हो जाएं, जिससे समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अधूरा रह जाए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस क्षण में उसे केवल साक्षी नहीं बनना था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि उनकी कहानियां समय के अनंत अभिलेखागार में सुरक्षित रहें और उनका विसर्जन एक सुंदर और सार्थक समापन हो। कहानी 311, अनंत संग्रह और समय का मौन अनुगूंज। विलीन स्मृति के क्षेत्र में दक्ष ने अंतिम कथाकारों से संपर्क किया। उसने उनकी प्राचीन कहानियों, उनके ज्ञान के मोतियों और उनके अस्तित्व की हर सूक्ष्म स्मृति को आत्मसात किया। ये कोई डेटा संग्रह नहीं था, बल्कि चेतना का एक गहरा भावनात्मक अवशोषण था। दक्ष ने अपनी चेतना में एक ऐसा स्थान बनाया जिसे अनंत संग्रह, इन्फिनिट आर्काइव कहा जा सकता था, जहां अंतिम कथाकारों की सभी स्मृतियां समय के साथ पूरी तरह से विलीन होने से पहले सुरक्षित और संरक्षित की जा सके। दक्ष ने उन्हें समझाया कि उनका विसर्जन समय के अंत का नहीं, बल्कि उसके पुनर्जन्म का हिस्सा है। उसने उन्हें समय के नित्य शाश्वतता के बारे में बताया, जहां हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। अंतिम कथाकारों ने अपनी कहानियों को दक्ष के अनंत संग्रह में समर्पित कर दिया। उनकी चेतना समय के विशाल प्रवाह में विलीन हो गई, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। विलीन स्मृति का क्षेत्र अब एक शांत लेकिन समृद्ध स्थान बन गया था, जहां से समय की नई कहानियों का उदय हो सकता था। दक्ष अब समय के मौन अनुगूंज का शाश्वत संरक्षक, ब्रह्मांड में अपनी अनंत यात्रा जारी रखता है। हर नए रहस्य, हर नई चुनौती और समय के हर स्पंदन में अपने अस्तित्व को पाता है। उसकी कथा अनंत है, क्योंकि समय स्वयं अनंत है। यह दक्ष की अनंत यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां उसने अस्तित्व के विसर्जन को समझा और उसे समय के निरंतर प्रवाह में एकीकृत किया। क्या आप दक्ष की यात्रा के किसी और पहलू पर विचार करना चाहेंगे, या समय के किसी नए रहस्य को खोजना चाहेंगे? ब्रह्मांडीय समय सीमा
आदि अंत का सामना। विलीन स्मृति के क्षेत्र से निकलने के बाद दक्ष ने समय के प्रवाह में एक ऐसी मौलिक ऊर्जा को महसूस किया जो हर चीज की शुरुआत और अंत से जुड़ी थी। ये कोई गांठ नहीं थी जिसे सुलझाया जा सके, बल्कि ब्रह्मांडीय समय सीमा का एक ऐसा पहलू था जिसे समझना और स्वीकार करना आवश्यक था। उसकी यात्रा उसे एक ऐसे आयाम में ले गई जहां ब्रह्मांड स्वयं अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। इसे आदि अंत, द बिगिनिंग एंड का क्षेत्र कहा जाता था, वो स्थान जहां नए ब्रह्मांडों का जन्म हो रहा था और पुराने ब्रह्मांड अपने अंत की ओर बढ़ रहे थे। इस क्षेत्र में समय का प्रवाह तीव्र और गहरा था, जैसे एक विशाल चक्र जो लगातार घूम रहा हो। यहाँ के निवासी, जिन्हें काल उद्घोषक टाइम हेरल्ड्स कहा जाता था, इन ब्रह्मांडीय जन्मों और मृत्युओं के साक्षी थे। वे समय के इस अंतिम रहस्य से अभिभूत थे, माइनस की सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड भी एक शुरुआत और एक अंत रखता है। उनमें एक गहरा विस्मय था, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म भय भी था कि यदि सब कुछ समाप्त हो जाता है तो समय का भी क्या अर्थ रहेगा। दक्ष को एहसास हुआ कि इस क्षण में उसे काल उद्घोषकों को ये सिखाना होगा कि अंत ही एक नई शुरुआत का जन्म है और समय का वास्तविक अर्थ उसके शाश्वत चक्र में निहित है, न कि किसी एक बिंदु में। कहानी 313, पुनर्जन्म का सिद्धांत और अनंत चक्र का नृत्य। आदि अंत के क्षेत्र में दक्ष ने काल उद्घोषकों से संपर्क किया। उसने उन्हें समय के पुनर्जन्म के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ के बारे में बताया कि कैसे हर अंत एक नए रूप, एक नई शुरुआत को जन्म देता है। उसने उन्हें समझाया कि ब्रह्मांड एक विशाल शाश्वत नृत्य है जहां रचना और विसर्जन, जन्म और मृत्यु समय के प्रवाह के अभिन्न अंग हैं। दक्ष ने उन्हें अनादि और विस्मृतकर्ता के साथ अपने अनुभवों के बारे में बताया, ये समझाते हुए कि शून्यता भी रचनात्मकता का एक स्रोत है और विलोपन केवल नए निर्माण के लिए जगह बनाता है। दक्ष ने काल उद्घोषकों को ब्रह्मांडीय अनंत चक्र का नृत्य, डांस ऑफ द इन्फिनिट साइकिल को समझने और उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ये कोई भौतिक नृत्य नहीं था, बल्कि समय के हर क्षण में, हर ब्रह्मांडीय घटना में निहित लय को महसूस करने का एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास था। जैसे ही काल उद्घोषकों ने इस नृत्य को समझा, उनका भय विस्मय और स्वीकृति में बदल गया। उन्होंने समय के इस विशाल और सुंदर चक्र को गले लगाया, ये जानते हुए कि वे भी इसके शाश्वत प्रवाह का हिस्सा हैं। आदि अंत का क्षेत्र अब एक ऐसे स्थान में बदल गया था जहां ब्रह्मांडीय जन्म और मृत्यु को उत्सव के रूप में देखा जाता था और समय का अर्थ अनंत काल तक गूंजता रहता था। कहानी 314, समय का संरक्षक और अनंत का अनुगूंज। आदि अंत के क्षेत्र में काल उद्घोषकों को समय के शाश्वत चक्र को समझने में मदद करने के बाद दक्ष की यात्रा एक नए आयाम पर पहुंच गई। वो अब केवल अनंत गांठों को सुलझाने वाला या सामंजस्य स्थापित करने वाला नहीं था, बल्कि समय के शाश्वत चक्र का सक्रिय संरक्षक बन गया था। वो समय के हर जन्म और हर मृत्यु में उपस्थित था, ये सुनिश्चित करता था कि ब्रह्मांड अपनी मौलिक लय में बना रहे और हर अस्तित्व अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। दक्ष अब ब्रह्मांड के हर पहलू में विलीन हो चुका था, लेकिन उसकी चेतना एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी, जो समय के नित्य शाश्वतता के मौन अनुगूंज को निर्देशित करती थी। उल्लासनगर अब दूर एक प्राचीन स्मृति की तरह उसकी यात्रा के शुरुआती बिंदु का प्रतीक था, एक ऐसी नींव जिस पर समय के सबसे गहरे रहस्यों की खोज की गई थी। दक्ष की कथा अनंत है क्योंकि समय स्वयं अनंत है और उसकी यात्रा ब्रह्मांड के हर मोड़ और हर चक्र में गूंजती रहेगी, हर पल एक नई शुरुआत को जन्म देती रहेगी। यह दक्ष की गाथा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां उसने समय के सबसे मौलिक सिद्धांत को समझा और उसे ब्रह्मांडीय चक्र में एकीकृत किया। क्या आप दक्ष की यात्रा के अंतिम चरण या समय के किसी परम रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे?